हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पीएम एसएसबी छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी करेंगे और आपके लिए आज हम साइंस विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, उनको याद करना है। यदि आपको याद नहीं है तो बिल्कुल इनको रट ही लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। आप देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 क्या है? इनमें से कौन एक कोशिकीय जंतु है? एक कोशिकीय जंतु बताना है। ऑप्शन ए लिखा अमीबा, ऑप्शन बी पैरामीशियम, या ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सभी जानते हैं एक कोशिकीय जंतु कौन है। जैसे अमीबा है और पैरामीशियम दोनों हैं जो एक कोशिकीय जंतु है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों इसका सही आंसर होगा। अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या छोटी आंत की लंबाई होती है? बताना कि छोटी आंत की लंबाई क्या होती है। देखो, छोटी आंत नाम भली इसका छोटी आंत है, लेकिन इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन ए क्या रखा? 7.5 मीटर। ऑप्शन बी 8.5 मीटर। ऑप्शन सी 7.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी है 8.5 सेंटीमीटर। तो छोटी आंत की लंबाई आपने पढ़ी होगी, कितनी होती है बता दीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7.5 मीटर होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में जुगाली करने वाला जंतु है। जुगाली करने मतलब आपने देखा होगा कुछ जानवर ऐसे जंतु ऐसे होते हैं जो खाना खाने के बाद उसको चबाते रहते हैं। देखते हैं जैसे क्या, जैसे गाय है, बकरी है, वो कहलाते हैं जुगाली करने वाले। तो बताइए कौन सा है इनमें से है? जैसे कुत्ता, हाथी, बिल्ली, गाय। तो इनमें से कौन है? गाय इसका सही आंसर। आपने देखा होगा गाय जब चारा खाती है उसके बाद वह देरी तक मुंह को चलाती रहती है, जुगाली करती रहती है, उसको क्या बोलते हैं? गाय। तीसरे का ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाए, जुगाली करने वाला गाय, बकरी। ठीक है, ऐसे आगे देखेंगे। चौथा प्रश्न क्या है? पादपों से प्राप्त रेशे। पादपों से प्राप्त रेशे कौन से? जैसे ऑप्शन ए लिखा सन, ऑप्शन बी कृत्रिम रेशा, ऑप्शन सी ऊन, ऑप्शन डी है पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर। तो बताइए जो पादपों से यानी जो पेड़ों से प्राप्त होते हैं वो रेशे कौन से कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन, यानी पटसन से यह प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर है, सन। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है? रेशम का रेशा उत्पादित होता है। रेशम का रेशा उत्पादित होता है। ऑप्शन ए ऊंट से, ऑप्शन बी भेड़ से, ऑप्शन सी रेशम कीट से, या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर बता दीजिए। रेशम है जो रेशम का रेशा कहाँ से उत्पन्न होता है? रेशम कीट से उत्पन्न होता है। रेशम कीट से उत्पन्न होता है। अगला देखते हैं। ऊष्मा का मात्रक है, यहाँ पर आपसे मात्रक पूछा गया है। ऊष्मा का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए लिखा न्यूटन, ऑप्शन बी कैलोरी, ऑप्शन सी मीटर, ऑप्शन डी है पास्कल। तो बता दीजिए ऊष्मा का मात्रक क्या है? आप सभी ने पढ़ा होगा। देखो, न्यूटन है। न्यूटन किसका मात्रक है? यह न्यूटन है जो बल का मात्रक है। ठीक है, न्यूटन किसका है? बल का मात्रक है। तो न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन है जो भैया बल का मात्रक है। ठीक है, कैलोरी, कैलोरी है जो किसका मात्रक है? मीटर, मीटर बताइए मीटर किसका? लंबाई का मात्रक है। और पास्कल किसका है? दाब, दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। ठीक है, अब बताना है कैलोरी। कैलोरी है जो आपका आ जाएगा ऊष्मा। ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी। कैलोरी है जो ऊष्मा का मात्रक होता है। तो छठवें का बी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, मीटर किसका है? लंबाई का है। अब आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? ऊष्मीय प्रसार अधिक होता है। ऑप्शन ए लिखा है ठोसों में, ऑप्शन बी गैसों में, ऑप्शन सी द्रवों में, या ऑप्शन डी है सभी में समान प्रसार से होता है। तो देखा है आपने ऊष्मीय प्रसार सबसे अधिक कहाँ पर होता है, किस अवस्था में होता है? तो इसका सही आंसर भैया गैसों में। गैसों में ऊष्मीय प्रसार सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। ऊष्मा के संचरण की विधियाँ हैं। बताया है कि ऊष्मा की कितनी संचरण की विधियाँ हैं। तो आपने पढ़ा होगा चालन भी ऊष्मा की संचरण विधि है, संवहन भी विधि है, और विकिरण भी विधि है। तो तीनों विधियां हैं जो ऊष्मा के संचरण की विधियां हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अगला देखेंगे क्या लिखा? ऊष्मा का सुचालक है। ऊष्मा का सुचालक पूछा है। तो लकड़ी, लकड़ी क्या ऊष्मा की सुचालक है? ऑप्शन बी कांच क्या है सुचालक, ऑप्शन सी तांबा, या ऑप्शन डी है थर्माकोल। तो आप बताइए ऊष्मा का सुचालक कौन है? यानी ऐसा कोई, जैसी ऐसी कोई वस्तु जिसमें से ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाए, संचरित हो जाए, उसको बोलते हैं सुचालक। तो बताइए कौन सा है जो ऊष्मा का सुचालक है? तो बिल्कुल सही आंसर आपका तांबा है जो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है। तो इसका सी आंसर सबसे सही हो जाएगा। अगला देखते हैं।
10वां प्रश्न क्या है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। यानी पूछा गया कि कौन सा परिवर्तन है जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता। तो ऑप्शन ए लिखा है भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा परिवर्तन कहलाता है जिसमें पदार्थ कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तो यह एक कौन सा है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 भौतिक परिवर्तन है जो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, वह एक नया पदार्थ बन जाता है रासायनिक परिवर्तन, लेकिन भौतिक परिवर्तन में अवस्था भर का परिवर्तन होता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पर देखो रासायनिक परिवर्तन का आपको उदाहरण बताना है। तो कौन सा है जो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, जैसे मोम का पिघलना, ऑप्शन बी क्या लगा जल का वाष्प में बदलना, ऑप्शन सी बर्फ का पिघलना, ऑप्शन डी है दूध का फटना। तो बता दीजिए रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। तो यहाँ पर देखो मोम का पिघलना, जैसे मोम है, मोम एक बार पिघल जाएगी तो क्या है फिर से वापस उसको उसी रूप में लाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं लाया जा सकता है। यानी इससे नया नया क्या होता है, इसको भौतिक परिवर्तन ही है क्योंकि नया पदार्थ नहीं बनता, अवस्था परिवर्तन हुआ। जल का वाष्प में बदलना, जल को गर्म करेंगे तो वाष्प बन जाएगा, और वाष्प को जब हम इकट्ठा यानी ठंडा कर देंगे तो वह कैसा पानी फिर से बन जाएगी, यानी यह भी भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। बर्फ का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन है, बर्फ को गर्म करेंगे तो पानी बन जाएगा, पानी को ठंडा कर देंगे तो बर्फ बन जाएगा। लेकिन दूध का फटना है जो यह रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि एक बार दूध फट जाता है तो उसको वापस हम दूध में नहीं बदल सकते। तो इसका डी आंसर है जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11 का सही होगा। अगला देखेंगे 12वां प्रश्न क्या लिखा, हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। यानी हमें कौन सी चीज़ है जो हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। तो ऑप्शन ए लिखा है ओजोन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है हीलियम। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, ओजोन है जो भैया, यह है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला देखेंगे 13वां प्रश्न क्या है, अपना भोजन बनाने में समर्थ होते हैं। अपना भोजन बनाने में कौन समर्थ होते हैं, मनुष्य, ऑप्शन बी पशु, ऑप्शन सी है हरे पौधे, ऑप्शन डी है पक्षी। तो बता दीजिए कि अपना भोजन बनाने में कौन से समर्थ होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हरे पौधे हैं जो अपना भोजन बनाने में समर्थ होते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे पौधों में जल व खनिज लवण ले जाती हैं। पौधों में जल और खनिज लवण कौन ले जाती हैं। ऑप्शन ए लिखा है जाइलम वाहिकाएं, ऑप्शन बी फ्लोएम वाहिकाएं, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 14 का आंसर भैया ऑप्शन नंबर ए है, जाइलम है जो पौधों में जल और खनिज की लवण का संचरण करता है, विभिन्न भागों तक जल और खनिज को पहुंचाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर जाइलम वाहिकाओं का काम होता है। आगे देखिए 15वां प्रश्न क्या है, इनमें से परजीवी है, परजीवी बताना कौन सा है। ऑप्शन ए लिखा है घटपर्णी, ऑप्शन बी रेपलीसिया, ऑप्शन सी क्या लिखा है अमरबेल, या ऑप्शन डी है बीनस फ्लाई ट्रैप। तो इसका सही आंसर क्या है बता दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अमरबेल है जो यह परजीवी है। आपने देखा होगा, अमरबेल को देखा है आपने कहीं पर भी, किसी भी पेड़ के ऊपर आप यदि उसकी बॉल को डाल देंगे तो वह उसी पेड़ से अपना भोजन लेती है, उसका मतलब खुद भोजन नहीं बनाती, दूसरों पर निर्भर रहती है। परजीवी यानी दूसरों पर निर्भर रहना, अमरबेल है जो इसका सही उदाहरण है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, मृदा सभी सजीवों के लिए क्या होती है, उपयोगी होती है या अनुपयोगी होती है, या फिर केवल पौधों के लिए उपयोगी होती है, या फिर केवल जंतुओं के लिए उपयोगी होती हुई है। तो बताइए, तो मृदा है जो सभी सजीवों के लिए होती है, यानी इसका सही आंसर क्या होगा अपना ऑप्शन नंबर ए है जो सही आंसर हो जाएगा, सभी सजीवों के लिए यह उपयोगी है। आगे देखेंगे 18वां प्रश्न क्या है, चिकनी मिट्टी का उपयोग होता है। चिकनी मिट्टी का उपयोग कहाँ पर करते हैं बताइए। ऑप्शन ए लिखा खिलौने तथा मूर्तियाँ बनाने में, ऑप्शन बी चीनी के खिलौने बनाने में, ऑप्शन सी है चीनी के बर्तन बनाने में, या फिर आपका आंसर है मिट्टी के बर्तन या फिर खिलौने तथा मूर्तियाँ बनाने में। तो आपने देखा होगा कि चिकनी मिट्टी का प्रयोग कहाँ पर करते हैं हम, चिकनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है मिट्टी के बर्तन बनाने में, या फिर खिलौने या फिर मूर्तियाँ बनाने में। जब मिट्टी चिकनी होगी तभी हम अच्छे से बर्तन खिलौने बना सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या लिखा, पवन का वेग बढ़ने पर वायु का दाब हो जाएगा, बताइए बढ़ेगा घटेगा या फिर क्या होगा। ऑप्शन ए क्या लगा बढ़ जाता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, ऑप्शन सी है घट जाता है, ऑप्शन डी है
कोई परिवर्तन नहीं होता। तो बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घट जाता है। पवन का वेग बढ़ने पर वायु का दाब घटेगा, क्योंकि यह है जो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। वेग है जो वायु के दाब के अनुक्रमानुपाती होता है, भी अनुक्रमानुपाती 1/v, यानी वेग है जो बढ़ेगा तो दाब घटेगा, दाब बढ़ेगा तो वेग घटेगा। ठीक है, आगे देखेंगे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं है। विद्युत धारा का प्रवाह कौन सा नहीं है, यानी किसमें नहीं होता? ऑप्शन ए तांबे में, ऑप्शन बी लोहे में, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम में, या ऑप्शन सी है सूखी लकड़ी में। देखो तांबे में तो विद्युत धारा का सबसे अच्छी सुचालक है, लोहा भी सुचालक है, इसमें करंट लगता है अपन को। एल्यूमिनियम भी, एल्यूमिनियम के तार आपने देखे होंगे घरों में लगी रहती है, यानी इसमें करंट बहता है। तो सूखी लकड़ी है जो इसमें करंट नहीं बहता, यानी ऑप्शन नंबर डी है जो इसका सही आंसर होगा। अगला देखेंगे विद्युत धारा में प्रवाह होते हैं। विद्युत धारा किस में प्रवाहित होती है, बताना है कि विद्युत धारा में कौन सी चीज है जो प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए लिखा इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि विद्युत धारा में क्या प्रवाहित होती हैं। आपने यह क्वेश्चन पढ़ा हुआ, आपका सही आंसर है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है जो करंट के रूप में बहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, प्रवाहित होते हैं विद्युत धारा में। विद्युत धारा है जो इलेक्ट्रॉनों को ही कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों का बहना ही विद्युत धारा कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा विद्युत धारा में प्रवाहित होती हैं तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो यह नाभिक में बैठे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन ही घूमते रहते हैं। तो ऑप्शन इसका सही होगा। अगला देखेंगे एक फ्यूज तार का गलनांक, फ्यूज तार का गलनांक क्या होगा, कम होता है। ऑप्शन बी क्या लिखा है, घटता बढ़ता रहता है। ऑप्शन सी अधिक होता है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर भैया आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्यूज तार का गलनांक कम होता है। ठीक है, अगला देखेंगे 23वां प्रश्न क्या है, जिनके पास अपना प्रकाश होता है कहलाते हैं। ऑप्शन लिखा दीप्त प्रकाश स्रोत, ऑप्शन बी अदीप्त प्रकाश स्रोत, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जिनके पास अपना प्रकाश होता है वो क्या कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, जिनके पास अपना प्रकाश होता है वो क्या कहलाते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। अब बताइए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है। 8 मिनट, ऑप्शन बी 10 मिनट, ऑप्शन सी है 8 मिनट 16 सेकेंड, या ऑप्शन डी है 20 मिनट। तो बताइए सूर्य जो हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 8 मिनट 16 सेकेंड में यह पृथ्वी के किसी भी भाग में यानी कोने कोने में पहुंच जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। आगे देखें क्या है, उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, सदैव छोटा, ऑप्शन बी सदैव बड़ा, ऑप्शन सी वस्तु के बराबर, या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब बनता है, यानी वस्तु के बराबर बनता है। वस्तु के बराबर बनता है कि छोटा, यह बताना है आपको। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह सदैव छोटा बनता है। आपने देखा होगा गाड़ी में है जो, गाड़ी में साइड मिरर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यह इसका सही आंसर क्या है, सबसे छोटा बनता है। ठीक है, और सीधा बनता है। 24 का ए इसका सही आंसर होगा। तो आज हमने साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।